नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बहुत सारा कमेंट आ रहा है पुराने वीडियो में कि सर PYQ करवा दीजिए क्लास 11th का। तो जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं बेटा, अब की बार 11th पार का सीरीज चल रहा है। उस सीरीज़ में हम क्या देखने वाले हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जैक बोर्ड में पूछने वाले हैं। यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? जितना पार्ट मैं करा रहा हूँ क्लियर है। इससे पहले सैम्पल पेपर का पार्ट करवा रहे थे, 4 पार्ट अपलोड हो चुका है, ये 5वां पार्ट है। तो बेटा जो बच्चे अभी तक पिछला पार्ट सब नहीं देखे हैं, प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाकी पार्ट भी देख लीजिएगा। क्लियर है? तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर है। देखिए बच्चा, 2024 अभी 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। 2024 का प्रीवियस ईयर अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि चांसेस अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चंस पूछने के ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मान के चलिए 25 है तो 23 के क्वेश्चंस पूछेंगे, तो 24 के बना पाऊंगा बाद में या नहीं बना पाऊंगा पता नहीं। कोशिश तो करूंगा, अपलोड करूंगा, बट अभी इंपॉर्टेंट ज़्यादा 23 के क्वेश्चन है, जो 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है जैक बोर्ड में। तो आज उन्हीं को लेकर लाए हुए हैं, अभी देखिएगा। चलिए, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन में झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 का एग्जामिनेशन 2023 के क्वेश्चन है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? टोटल 40 क्वेश्चन हैं। कोशिश करते हैं जहाँ तक हो पाएगा, देखते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बेटा, एक साथ हिंदी इंग्लिश आने के लिए थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। देखिए कौन इसमें फंडामेंटल फोर्स नहीं है। देखिए मतलब हिंदी में निम्न में से कौन सा बल प्रकृति में मूलभूत बल नहीं है। देखिए प्रकृति में 4 गो मूलभूत बल होता है। सबसे पहले जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बाद जो होता है प्रबल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल होता है, उसके बाद विद्युत चुंबकीय बल होता है, और सबसे शक्तिशाली जो है वो बल है प्रबल नाभिकीय बल। तो इन चारों में से जो मिल रहा है वो है, यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, प्रकृति कौन मूल बल नहीं है। तो टेंशन अभी बोले क्या नाम, टेंशन नहीं, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है या नहीं है? टेंशन यानी तनाव हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए तो स्टार्ट कर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है? तो बचपन से लेकर आज तक हम लोग एक ही क्वेश्चन तो जानते हैं फिजिक्स में, क्या, इक्वल टू MC², इक्वल टू MC², ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है ना? चलिए, जहाँ ई क्या है, ई क्या है एनर्जी, एम क्या है मास, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है या नहीं है? देखिए बोलता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, हिंदी में प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष समझ के बहुत बच्चा समझ लेता है कि समय का मात्रक है। अरे भैया समय का मात्रक नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी नापने का मात्रक है। क्लियर है या नहीं यार? एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, किसी को याद है क्या? कमेंट करके बताइएगा। एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 या 9.45 भी ले लेते हैं, इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है ये। तो याद रखिएगा बच्चा लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बोलता है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। हिंदी में यदि देखेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बोलता है कि एक यूनिफाइड परमाणविक द्रव्यमान संख्या, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं जानते हैं? देखिए ए, इधर से क्या आ जाएगा बेटा, एटॉमिक से ए, एम से मास, एम ले लिए RU, AMU। तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है जानते हैं? भार ऑफ प्रोटॉन, मतलब वेट ऑफ प्रोटॉन वेट ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। यानी कितना होता है न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन का भार कितना होता है, वेट कितना होता है, 1.66 × 10⁻27। ये हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड करते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। किसकी यूनिट नहीं होगी और किसके डायमेंशन नहीं, नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन, ना तो यूनिट होगा ना तो डायमेंशन होगा। देखिए बेटा एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इसका डायमेंशन भी होता है। एंगल का यूनिट होता है रेडियन, इसका डायमेंशन भी होता है। रिलेटिव वेलोसिटी या वेलोसिटी बात बराबर है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, डायमेंशन भी इसका होता है। क्लियर है या नहीं है? अब बचा कौन, रिलेटिव डेंसिटी, सॉरी अब बचा बेटा रिलेटिव डेंसिटी। देखिए रिलेटिव डेंसिटी किसी भी मटेरियल की डेंसिटी का कंपेयर वाटर की डेंसिटी के साथ करना, तो दोनों एक तरह का रेशियो है, यूनिट डायमेंशन कट जाता है। तो कौन सा, किसका यूनिट डायमेंशन नहीं होगा? इसका रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व का ना तो मात्रक होगा ना तो बीमा होगा। क्लियर है? ये होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा।
अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। हिंदी में बोल दिया जाए तो किसी दिए गए समय अंतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत वाला क्षेत्र निम्न में क्या दर्शाता है। देखिए बेटा, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे तो वेग समय को वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंतर्गत अंडर आने वाला क्षेत्र, क्षेत्र माने एरिया, क्या देगा। तो बेटा समझिएगा मेरी बात को, बोलता है द एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला, एरिया अंडर द कर्व, एरिया ए फॉर एरिया, यू फॉर अंडर, सी फॉर कर्व का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इंटू वाई एक्सिस, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है, एक्स अक्ष गुना वाई अक्ष होता है गुना हिंदी में। चलिए अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फिजिक्स में आपको हम बार बार समझाए हैं, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो समय यानी टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा समय कौन सा अक्ष में रहेगा, समय रहेगा हमारा एक्स अक्ष में, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये वाला वाई अक्ष है। समय एक्स अक्ष में तो वेग वाई अक्ष में। क्लियर है, तो यहाँ पे एक्स अक्ष यानी समय, और वेग कौन सा अक्ष में बोला, वाई अक्ष में वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी समय यानी टाइम, और वेग यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम टाइम कट गया, समय समय कट गया, बचा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन बचा विस्थापन। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है, वेयर ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी इक्वल टू दिया, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है। बोलता है किसी कण की चाल को समीकरण इतना द्वारा बताया गया है, जहां ए बराबर दिया है, बी द्वारा दिया है इसका ताक्षणिक वेग। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे दिया है, एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का मोशन दिया हुआ है। क्लियर, इक्वेशन के फॉर्म में इतना इक्वेशन दिया, माने ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन दिया है कितना, x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया हो विस्थापन दिया, वेयर ए इक्वल टू इतना दिया, बी इक्वल टू इतना। इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, वो किस इंस्टेंट पे, टी इक्वल टू 3 सेकंड में। तो पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, विस्थापन दिया है, इसको वेलोसिटी में बदलिए तब ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। पहले इसको वेग में बदलेंगे तब ना ताक्षणिक वेग निकालेंगे। तो वेग में बदलने के लिए क्या करते हैं, वेग में बदलने के लिए वेग, देखो बेटा वेग यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। ठीक है, जैसे x है तो इसको dx बाय dt, x माने विस्थापन, t माने समय, माने विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम, कहलाएगी क्या, वेलोसिटी। क्लियर है ना, क्लियर। तो आप वेलोसिटी देखो, ये d बाय dt हो गया, x का डिफ्रेंसिएशन करिए तो d बाय dt, x का वैल्यू कितना है, ये है, ये at प्लस बी टी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए। मैथ वाला बच्चा तो कर लेगा, लेकिन जो बायो रखा है उनके लिए बता दो, डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ाते थे क्लास में, जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को बता दो बेटा। चलिए क्वेश्चन में सही लिखे है ना, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो देखिए किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन डी बाय डी एक्स, मान लेते हैं एक्स पर पावर एन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे। तो बेटा देखिए एक्स पर पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला कहता है जो पावर है वो बाहर निकाल लीजिए, एन पावर है बाहर निकालिए। अब जैसे एक्स पर पावर एन था, उतार के कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे पावर में। अब यहाँ उसी हिसाब से सॉल्व करिए। देखिए ए तो रहने देते हैं, ए कांस्टेंट था बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब टी पे पावर कुछ नहीं है तो कितना है, 1। क्लियर है या नहीं, सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं होगा, यहाँ पे टी होगा। क्लियर है या नहीं, तो डी बाई डी टी, ए कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल दी, या तो अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करने में दिक्कत हो रही है तो एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी टी ए टी पर पावर 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई डी बाई डी टी बी टी का स्क्वायर। चलिए अब करिए बेटा, ए कॉन्स्टेंट अब बाहर आ जाएगा, अब डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, डी बाई डी टी टी पर पावर 1 प्लस बी भी कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट किसको बोले जानते हैं, देखिए जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है उस वही ऊपर में रहना चाहिए, टी के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर रहना चाहिए, बी बाहर निकल गया तो डी बाई डी टी स्क्वायर हो गया। क्लियर है, अब डिफरेंशिएशन करिए ए, अब जो पावर है फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर है वो बाहर निकला पहले, तो ए पावर है बाहर निकल गया, अब टी पर 1 है इसमें घटा दीजिए 1। क्लियर है, ऐसे ही बी जो पावर है बाहर निकल गया, 2 बाहर निकल गया, अब टी स्क्वायर में कितना घटा देंगे, जो पावर है उसमें 1 घटा देंगे, तो यहाँ ए इंटू 1 का ए इंटू 1 ए ही हो जाएगा, और टी पर पावर 0 हो जाएगा, प्लस 2 बी टी का पावर 2 माइनस 1 1 लिखना जरूरी नहीं है,
लिख दो यदि ये दिक्कत है तो। नीचे क्या हो जाएगा, ए टी पर पावर 0 का मतलब 1, 1 इंटू ए प्लस 2bt, ये बचा। क्लियर है, dx बाई dt इतना है। अच्छा, dx बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम कहलाएगी वेलोसिटी। वेलोसिटी निकल गया, लेकिन अब वेलोसिटी कितने टाइम के लिए निकालने बोला है? अब बोला है वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 3 सेकेंड। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए, v इक्वल टू इतना, पहले v इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए, v इक्वल टू दिया हुआ है 80 प्लस 2bt। चलिए, सबका वैल्यू सब रखिए, सबका वैल्यू रखेंगे बेटा, तो वेलोसिटी अब कितने इंस्टेंट में बोला है वेलोसिटी, t इक्वल टू 3 सेकंड में बोला है। चलिए, ए के जगह में कितना रख देंगे, एक जगह क्वेश्चन में दिया होगा 15, और टी के जगह में रख देंगे 3 प्लस 2, बी का वैल्यू दिया हुआ है 3, और टी के जगह में कितना रख देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 15 तिया है 15, ए का वैल्यू 15 दिया हुआ है, ठीक, कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है। अच्छा, ये टी कहाँ है, टी पर पावर 0 का मतलब 1 हो गया, टी तो नहीं है, यहाँ सिर्फ ए बचा है, ए। क्लियर है, ए का वैल्यू कितना है 15। चलिए, 2 बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 3। क्लियर है, और टी का वैल्यू 3। बोलिए, 3 3 जा 9, 3 गुना 3 9 प्लस 2, 9 इंटू 2 18, नीचे हो गया 15 प्लस, ये तो उतर गया जटिस, ये 18, 15 15 30 3 33, ये हो जाएगा 33। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन समझा के बनाए बेटा, यदि नहीं समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, पक्का समझ में आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 8 नंबर, ये भी लंबा क्वेश्चन आ गया रे, चलो कोई नहीं, देखते हैं। बोलता है अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत कहाँ से कर रहा है, एट रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, विराम से शुरू कर रहा है, प्रारंभिक वेग u इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, u बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़िए, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड, टाइम दिया हुआ कितना सेकंड, n सेकंड दिया हुआ, n सेकंड दिया हुआ, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v इक्वल टू v हो जाता है। क्लियर है या नहीं है? तो बोलता है बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड में इसकी वेलोसिटी निकाली। देखिए, इस क्वेश्चन में एक गलती है, वेलोसिटी की जगह में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकंड, ये पूछा होगा। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ से एक्सेलरेशन निकालिए, सिंस v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। चलिए, तो v का वैल्यू v ही है, u का वैल्यू 0 है, प्लस a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू तो निकालना है, t का वैल्यू कितना है, n सेकंड में बोला है ना, तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, a n इक्वल टू हो जाएगा v, देयरफॉर n इक्वल टू हो जाएगा v बाय n। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए, बोला द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी लास्ट 2 सेकंड। देखिए बेटा, सबसे पहले समझिए, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो लास्ट 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए बेटा, पूरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एस एन कहलाता है। अरे एस एन में कितना घटा देंगे, 2 सेकंड से पहले, देखिए पूरा nth डिस्प्लेसमेंट एस एन हो गया। क्लियर है, और लास्ट 2 सेकंड से पहले जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस एन माइनस 2 सेकंड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इन दोनों को घटा देंगे तो हमको क्या चाहिए, लास्ट का 2 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकल जाएगा। हिंदी में बोले तो nth समय के लिए विस्थापन में, टोटल समय n समय में विस्थापन में n माइनस 2 सेकंड का विस्थापन को घटा दीजिए तो लास्ट का 2 सेकंड का विस्थापन निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ समय का मान कितना दिया n, यहाँ समय का मान दिया है n माइनस 2, है या ना। चलिए, तो अब बनाते हैं क्वेश्चन को, एक जरा रुकिएगा, बस थोड़ा गर्मी है बच्चा। चलिए, अब बोलिए s इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू टी। अच्छा, u वाला टर्म को लेंगे, u तो कितना है क्वेश्चन में 0, तो इस टर्म को मत लीजिए। s का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पहले इसके लिए लिखते हैं, हाँ, 1/2 a रहने दीजिए, टी स्क्वायर, टी कितना है इसके लिए, टी कितना है, टी इसके लिए कितना होगा, n है, n, तो n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 इसके लिए अब लिख रहे हैं a तो रहेगा, और t कितना है, n माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ढंग से सॉल्व करेंगे, तो 1/2 a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n स्क्वायर, और यहाँ माइनस ये 1/2 निकल गया बाहर, तो इसका फॉर्मूला आप तोड़िए, a स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab
2ab, 2a के जगह में n, b के जगह में 2, 2 2 4n हो जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए अब इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2a, अब क्या हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर, माइनस से तोड़िए n स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 4n। क्लियर है? ये हो जाएगा, ये दोनों निपट जाएगा। क्लियर है? तो 1/2, यहाँ से देखिए 4 कॉमन ले लीजिए, a तो था ही, अब 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस वाला को पहले लिखिए n हो जाएगा, और ये 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 2 1 2 दूनी 4। क्लियर है? अब a का वैल्यू बिठाइए, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, कितना निकाल के रखे हैं, v/n, तो v/, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले 2 बचा था, 2 लिख दिए, a का वैल्यू v/n, हाँ या ना? और साथ के साथ n-1, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, 2vn-1/n, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार दोबारा देखिए, समझ में जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, बहुत लेंदी है थोड़ा सा ये वाला पोर्शन। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, बोलता है फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी u। एक फुटबॉल को किक किया गया वर्टिकली ऊपर की ओर, वर्टिकली ऊपर की ओर किया गया, वर्टिकली मैंने ऊपर की ओर किया गया। क्लियर है? कितना वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, अब फुटबॉल ऊपर गया, हिंदी में समझिए, किसी फुटबॉल को हवा में ऊर्ध्वाधर की दिशा में u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, किक मारा गया। फुटबॉल का उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, एक मैक्सिमम ऊंचाई तक जाने के बाद फुटबॉल रुक जाएगा और नीचे गिरना शुरू होगा, रुक जाएगा, मैक्सिमम ऊंचाई पर जाके रुक के नीचे गिरेगा ना, तो मैक्सिमम ऊंचाई पर वेग कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो गई। कौन सा ऑप्शन बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 0 0 0, ये वाला 0, शून्य करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोलता है a एंड b आर 2 वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। a और b में 2 वेक्टर है, कौन इसमें करेक्ट नहीं है। इंग्लिश हिंदी में देख लीजिए, यदि a और b 2 सदिश है तो निम्न में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखिए बेटा, सदिश a और सदिश b, वेक्टर a प्लस b इक्वल टू b प्लस a होता है। क्लियर है? तो बोलता है इसमें कौन सही नहीं है, ये सही है, ये तो नहीं होगा। ये भी सही है, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये भी सही है, ये भी आंसर नहीं होगा। a माइनस बी को हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस से तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का है, तो ये भी मतलब ये सही है, लेकिन सही वाला नहीं बोल रहा है, गलत वाला बोला है। तो a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता है बेटा, इसमें से गलत ऑप्शन यही है। क्या होता है a क्रॉस बी इक्वल टू, a क्रॉस बी इक्वल टू होता है बेटा माइनस का b क्रॉस ए होता है। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी वेक्टर, चलो हिंदी भी लेके चलेंगे साथ में, पता नहीं छोटा करेंगे तो आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, कोशिश करिएगा देखने का। देखिए बोलता है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। हिंदी में, एक समान वृत्तीय गति से चल रहे किसी पिंड का वेग सदिश, वेग सदिश एवं त्वरण सदिश संबंधित होते हैं। देखो बेटा, बोलता है एक समान से वृत्तीय गति में कोई वस्तु चल रहा है, वृत्तीय गति में चल रहा है कोई वस्तु, ठीक है, वृत्तीय गति में चल रहा है, एक समान वृत्तीय गति से चल रही है, किसी पिंड का वेग सदिश, तो इसका वेग सदिश, जैसे ये वस्तु है, ये एक समान वेग से घूम रहा है, तो इसका वेग सदिश देखो किधर हो जाएगा, रेखीय वेग किधर हो जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी उधर की ओर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, त्वरण सदिश इसका अंदर की तरफ हो जाएगा। दोनों के बीच कौन कितना डिग्री बना, 90 डिग्री, माने एक दूसरे पे समांतर होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम। एक लार्ज फोर्स लग रहा है, मतलब किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है। बल लग रहा है थोड़े समय के लिए, थोड़े समय को डेल्टी के साथ सूचित करते हैं, तो बल गुना थोड़ा समय कहलाता है बेटा इंपल्स माने आवेग कहलाता है। और आवेग जो होता है ना, वो संवेग में परिवर्तन कहलाता है। आवेग किस में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कहलाता है। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कहलाता है इंपल्स। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मोमेंटम, संवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है अ सेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय ए गन। इस टाइप के क्वेश्चन चौथा वाला पार्ट में करा है। 100 kg इफ muzzle speed of the cell
इज 80 मीटर पर सेकेंड, देन द रिकॉल स्पीड ऑफ द गन। हिंदी में इसको हाँ, तो हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन को। हिंदी में बोलता है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप से 20 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला 80 मीटर की सेकंड से चाल से दागा जाता है, तो तोप का प्रतिघात वेग क्या होगा। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम करने के लिए आपको सिखाए थे, कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। देखिए बेटा, ये प्रतिघात वेग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू होता है छोटा वाला m छोटा वाला v बटे बड़ा वाला m। छोटा वाला m है गोली, यानी गोली जो बंदूक से जो गोली निकलता है, बुलेट जो निकलता है, उसका द्रव्यमान, उसका वेग, और बंदूक जिस वेग से पीछे आता है, जो बंदूक पीछे आया उसका क्या हो है, द्रव्यमान है। चलिए, तो अब क्वेश्चन में जो दिया लिखिए, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की चाल से एक तोप 100 केजी क्या दिया है, बड़ा वाला m दिया हुआ है कितना, 100 केजी। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन में बोलता है एक तोप से 200 ग्राम द्रव्यमान का एक गोला, द्रव्यमान दिया है, छोटा गोला है, मतलब गोला निकल रहा है, गोला निकल रहा है माने गोली निकल रही है, उसका द्रव्यमान छोटा वाला m कितना हो जाएगा बताइए। 200 ग्राम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, केजी होता है, तो इसको ग्राम को केजी में बदलिए, केजी में बदलेंगे 1000 से भाग देंगे। चलिए 2 जीरो कट गया, कितना हो जाएगा, 2/10 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दागा जाता है, वो गोला जो निकलेगा उसकी वेग कितना है, भी कितना, छोटी भी 80 मीटर पर सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, तो बोला जाता है कि प्रतिघात वेग कितना होगा, तब प्रतिघात वेग निकालते हैं। तो प्रतिघात वेग कैसे निकालेंगे, सब में बिठाइए फॉर्मूला सब। छोटा m का मान कितना दिया हुआ है, छोटा m का मान दिया हुआ है 2/10। क्लियर है, छोटी वाली v का मान कितना दिया हुआ है 80। नीचे बड़ा द्रव्यमान कितना दिया है 100, 0 कट गया, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16/100, ये मीटर प्रति सेकंड आया वेग, हाँ या ना। तो 16/100 मीटर प्रति सेकंड। देखिए मीटर प्रति सेकंड में 16 है, बहुत बच्चा इसको देखेगा 16 मीटर 100 को भूल जाता है और टिक मार देता है, जो कि गलत है। इसको सेंटीमीटर में बदलिए, 100 को हटा के सेंटीमीटर में बदलिएगा। तो अगर 16/100 को सेंटीमीटर में बदलिएगा, मीटर है तो सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 खत्म, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। जब ये एग्जाम में पूछा गया था ना बेटा इस क्वेश्चन को, तो मैक्सिमम बच्चा इसको गलत मारा था, 4 नंबर मार के आ गया था। थोड़ा दिमाग भी लगाइएगा एग्जाम में, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को प्रेम से देखना है, अपने आप सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में कहता है ए बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ 2 वेक्टर। एक बॉडी मूव कर रहा है 2 वेक्टर के एक्शन में, और वो पहला वेक्टर कौन कौन से हैं, फोर्स दिया इतना और दूसरा दिया फोर्स इतना। बोलता है द इट्स वेलोसिटी बिकम्स यूनिफॉर्म अंडर द थर्ड फोर्स। थर्ड फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। ये वेलोसिटी का यूनिफॉर्म होना माने कांस्टेंट वेलोसिटी, हाँ या ना। चलिए हिंदी में क्या बोलता है, एक पिंड किन्हीं 2 बलों इतना और इतना के अंतर्गत क्रियाशील है, तीसरे बल F3 के अंतर्गत इसका वेग एक समान होगा। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 2 को बल लग रहा है किसी वस्तु पे, तीसरा बल लगने पे क्या हो जाता है, इसका वेग एक समान हो जाता है। इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना, इस मतलब वेग एक समान, क्या बोला, वेग एक समान हो जाता है, माने वेग कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। तो उस कंडीशन में तीनों बल को अगर आप जोड़ते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3, तो उसका मान क्या होना चाहिए, 0 हो जाता है। क्लियर है या नहीं है। तो इसमें क्या निकालने बोला है तुमको, तो F3 है, F3 निकालने बोला है। तो इसीलिए F3 अगर हमको निकालना है तो ये F1 F2 को उधर भेज देंगे, ये प्लस का F1 है उधर जाके माइनस का F1, ये प्लस का F2 उधर जाके माइनस का F2। F1 माइनस माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए क्या हो गया, F1 प्लस F2 हो जाएगा, क्या माइनस कॉमन ले लीजिए। क्लियर है। अब देखिए माइनस तो बाहर रखिए, F1 का मान कितना दिया क्वेश्चन में बोलेंगे, F1 का मान दिया हुआ है 2i कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस F2 का मान कितना दिया, F2 का मान दिया हुआ कितना है, यहां पे देख लेते हैं 3j कैप माइनस 4j कैप, 3j कैप माइनस 4j कैप। चलिए अब सॉल्व करिए, बाहर में माइनस रहने दीजिए, 2 गो आई कैप 3 गो j कैप, 3 2 5 गो आई कैप हो गया, 5 गो j कैप 4 गो j कैप, 5 4 9 गो j कैप। माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस है तो माइनस का हो जाएगा। अब माइनस से इसको तोड़िएगा तो माइनस 5i कैप और माइनस माइनस प्लस 9j कैप। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर 4 दिखेगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पढ़ाई का रफ्तार धीरे नहीं होना चाहिए बच्चा लोग, आप लोग भी जितना मैक्सिमम हो सके वीडियो देखिए, क्वेश्चन करिए, और इसके अलावा टाइम बचेगा तो बर्मा करिएगा। इतना कर लीजिएगा तो मुझे लगता है 40 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे एग्जाम में। 10 नंबर प्रैक्टिकल होता है, 50 के आसपास नंबर रह जाएगा आपका। क्लियर है। अगर वीडियो खाली देखते हैं तो 30 नंबर तो लगभग आपके श्योर होने चाहिए,
और 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल का, तो 40 नंबर, 50 में से आपका 40 नंबर आराम से बनेगा। आप खाली सब वीडियो वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछेगा, तो घबराना और परेशान होने की जरूरत ज्यादा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द बॉक्स एंड द ट्रेन इज दिया हुआ इतना, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग इट्स फ्लोर रिमेन्स स्टेशनरी इज, किसी बॉक्स ट्रेन के फर्श के मध्य का स्थितिक गुणांक दिया हुआ 0.2 है, उस ट्रेन के अधिकतम त्वरण निकालना है, क्लियर है, जिससे वह बॉक्स फर्श पर स्थित बना रहेगा, और जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा आराम से समझते हैं बेटा। देखिए मान लेते हैं ये कोई सतह है, ट्रेन का फर्श यही है, फ्लोर है, ट्रेन का फ्लोर यही है, यहां पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो बॉक्स जब रखते हैं, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा भार किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना मेरा भार, तो इस बॉक्स का भार किधर लगेगा, नीचे। भार बराबर होता है mg, और हम जो महसूस करते हैं, नीचे भार लग रहा है, ऊपर मेरे दिमाग में जो महसूस होता है उसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, जिसको किससे सूचित किए हैं, आर से। क्लियर है या नहीं है? अगर मान लेते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, हिंदी में अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर। अब मान लेते हैं ये बक्सा इधर खिसक रहा है, इधर मोशन करना चाह रहा है, मतलब ट्रेन इधर मोशन कर रहा है, तो इस बक्से पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, घर्षण बल किधर लगेगा, एफ आर इधर लगेगा। और घर्षण बल के नियम से, घर्षण के नियम से ये जो घर्षण बल एफ आर होता है वो समानुपाती होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के आर के। अब देखिए बेटा समझिए, इस दुनिया का नियम है, जिस दिन समानुपाती, जब समानुपाती हटता है तो बराबर के साथ एक नियतांक आता है, और यहां पे जो नियतांक आता है वो म्यू एस, और यही नियतांक को बोलते हैं स्थितिक घर्षण गुणांक, स्थितिक घर्षण गुणांक म्यू एस। इंग्लिश में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं, हाँ या ना, म्यू एस, और साथ के साथ हमारा क्या है, आर। अब देखिए बेटा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग क्या जानते हैं बेटा, एफ बराबर क्या होता है, एम ए, एफ बराबर एम ए, लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ए कौन सा है, कौन सा त्वरण, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ए मैक्स, यही तो निकालना था हमको। और इधर क्या है, म्यू एस। आर क्या है, देखिए ऊपर आर लग रहा है और इसी के सीधा में नीचे mg है, तो आर बराबर mg लिख सकते हैं, लिख दिए। देखिए ये वाला m, ये वाला m कट गया, तो बेटा ए मैक्स बराबर क्या बचा, म्यू एस इंटू जी। चलिए म्यू एस का मान कितना दिया है क्वेश्चन में बेटा, म्यू एस का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 0.2 दिया हुआ है, क्लियर है, तो 0.2, और जी का मान क्वेश्चन में लेने बोला है, आप देख पा रहे होंगे 10 लेने बोला है, 10 ले लिए, क्लियर, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, फटाफट देखते हैं। बोलता है द वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन, क्लियर है, हिंदी में समझिए। बोलता है घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किस रूप में प्रमाणित होता है। देखिए बेटा समझिए, मान लेते हैं एक बक्सा है, क्लियर है, इसको खींच के उधर लेके जा रहे हैं, मोशन इसका इधर हो रहा है, गति इसका इधर हो रहा है, क्लियर है, तो गति इधर हो रहा है, क्लियर, लेकिन घर्षण बल किधर काम करेगा, उल्टा दिशा में। घर्षण बल अभी तो बताएं, उल्टा दिशा में एफ आर इधर लगेगा, हाँ या ना। तो बक्सा को जब हम गति करवा रहे हैं तो घर्षण बल क्या चाहेगा कि बक्सा गति ना करे, बक्सा रुके, हाँ या ना। तो बक्सा रुका हुआ रहे, घर्षण बल लगेगा विपरीत दिशा में, तो क्या चाहेगा, गति रुके। तो बोलता है क्वेश्चन में कि घर्षण के विरुद्ध, घर्षण ये जो इधर लग रहा है इसके विरुद्ध हम बक्सा को उधर लेके जा रहे हैं, क्लियर है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किस रूप में होगा, तो बेटा जब हम बक्सा को उधर खिसका के ले जाना चाह रहे हैं, घर्षण बल इसको इधर रोकना चाहेगा, क्लियर है या नहीं, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, इसकी गति घट जाएगी, और गति घटने से गतिज ऊर्जा 1/2 काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², क्लियर है या नहीं। अब वेग घट गया तो गतिज ऊर्जा भी घट जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, देखिए गतिज ऊर्जा घट जाएगी मतलब गतिज ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। बोलता है अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई एक्सिस इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इतना न्यूटन, क्लियर है। द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग द बॉडी डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। हिंदी में इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा आपको हम अच्छे से एक बार फिर ये करेंगे। इस क्वेश्चन में बोलता है, ध्यान दीजिएगा, पता नहीं इतना छोटा करने पे आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा बेटा, चलिए मैनेज करिएगा थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में हिंदी में बोल रहा है किसी पिंड पर बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है किसी पिंड पर, ध्यान दीजिए, किसी पिंड पर इतना बल लग रहा है, ठीक, न्यूटन लगाकर उसे निर्देश प्रणाली के अनुसार वाई अक्ष के अनुदेश गति करने के लिए बाध्य किया जाता है। देखिए बेटा समझिए जरा, सदिशों का दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ा अलग होता है, सदिश की दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ा अलग होता है। हमारी दुनिया में ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये वाला कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है।
और एक जेड अक्ष होता है। जेड अक्ष किधर होता है? इसी के सीधा हम ऐसे काटी ठोक के तो यहां तो दिखा नहीं सकते हैं, तो जेड अक्ष को इधर दिखाते हैं हम लोग, जेड अक्ष। क्लियर है या नहीं है? अब सदिश की दुनिया में एक्स अक्ष को कहते हैं आई कैप, वाई अक्ष को कहते हैं जे कैप, जेड अक्ष को कहते हैं के कैप। अब इस क्वेश्चन का लॉजिक को पकड़िए, इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है? देखिए बल दिया हुआ है, क्लियर है या नहीं है? आपको बल इतना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, क्लियर है या नहीं है? और बोलता है द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग बॉडी डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। अब बॉडी जो है फोर्स कितना दिया हुआ है? देखिए माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप दिया हुआ है। और बोलता है बॉडी मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? 4 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव कर रही है, इस एक्सिस के अलोंग बॉडी मूव कर रही है। कितना मीटर? 4 मीटर। अच्छा वाई एक्सिस की ओर बता दिया तो 4 के साथ आप जे को ऐड कर लीजिएगा, तो क्योंकि वाई एक्सिस को सदिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर में क्या बोलते हैं? जे कैप। क्लियर है? तो ये क्या दिया हुआ है? उधर मूव कर रहा है, 4 मीटर दूरी चला। दूरी को किससे सूचित करते हैं? एस से। तो ऊपर फोर्स दिया और नीचे दूरी एस दिया हुआ। क्या मांगा है आपसे? आपसे क्वेश्चन में मांगा है वर्क डन, वर्क डन, कार्य मांगा है, कार्य। कार्य का फॉर्मूला बेटा होता है W बराबर एफ डॉट एस होता है, एफ डॉट एस होता है। एफ का मान रखिए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप हो गया, और एस का मान डॉट बीच में लगा दीजिए, कितना है? 4 जे कैप। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट का नियम है, अगर जे का आई के साथ गुना करेंगे 0, जे का के के साथ करेंगे तो गुना 0, खाली जे का जे के साथ ही होगा, जे डॉट जे 1 होता है, और इधर 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, और जे डॉट जे कितना हो जाएगा? 1। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 8। ये वर्क डन, वर्क डन, वर्क का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है बेटा? जूल। 8 जूल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? बोलता है अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इफ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप देन द वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन मांगा है। चलिए हिंदी में भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए हिंदी में क्या है बेटा? 1 ग्राम द्रव्यमान की बारिश की बूंद, एक बूंद द्रव्यमान दिया हुआ है। चलिए एक साइड हम लिखते चलते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया, एम दिया है कितना? 1 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलिए पहले, सबसे पहले तो 1 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दीजिए। आगे बढ़िए, क्या बोला है? बारिश की बूंद 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरता है। ऊंचाई दिया हुआ 1 किलोमीटर। ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं? हाइट से, एच से। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, दूरी का मात्रक मीटर होता है, 1000 मीटर हो गया। क्लियर है? गिरकर कितना समय दिया हुआ है? गिरकर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जमीन से टकराती है। उसकी अंतिम वेग भी कितना दिया है? 50 मीटर प्रति सेकंड। 50 मीटर प्रति सेकंड इसका दिया हुआ, 50 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है या नहीं है? चाल से जमीन से यदि प्रतिरोधी बल उस बूंद की चाल के समानुपाती है तो प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखिए बेटा, कार्य का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है समझिए। इंग्लिश में लिखते हैं थोड़ा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, हिंदी में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, घटाव। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को सूचित करते हैं पीईसी, पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में, हाँ या ना? तो पहले गतिज ऊर्जा निकालिए फिर स्थितिज ऊर्जा निकालिए। चलिए गतिज ऊर्जा के का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 mv²। 1/2 m दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया? 1/1000 दिया है। क्लियर है या नहीं है? और v वेग कितना है? 50। तो 50 का स्क्वायर, v का स्क्वायर है तो 50 गुना 50, 1 0 निपट गया। क्लियर है या नहीं है? 1000 है ना रे, 10,000 लिख दिए, 1000, 1 0 निकल गया। क्लियर है या नहीं है? चलिए बचा कितना? नीचे 10, 5 अक्का 5, 5 दूनी 10। क्लियर है? नीचे हो गया 2 दूनी, नीचे हो गया, ऊपर में कितना है? 5 और नीचे 2 दूनी 4। भगा दीजिएगा तो आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। देख लीजिएगा ये क्या निकला? जूल। गतिज ऊर्जा निकल गया। अब स्थितिज ऊर्जा निकालिए। क्लियर है? पी पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। इसका फॉर्मूला होता है mgh। m दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 1/1000 दिया हुआ है। क्लियर है? और g का मान कितना दिया? g का मान क्वेश्चन में लेने बोला है क्या कहीं? हाँ 10 लेने बोला है क्वेश्चन में। देखिए 10। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई क्वेश्चन में दिया है 1000। 1000 निपट जाएगा तो क्या बचेगा? 10। तो 10 जूल मिला। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। यहाँ पे बिठाइए। चलिए काइनेटिक एनर्जी का सूत्र कितना होगा बेटा लोग? काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हो जाएगा आपका जाके, काइनेटिक एनर्जी का मान कितना निकला? 1.25। और पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला? 10 जूल। देखिए बेटा बड़ा कौन है? माइनस वाला, तो माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? इसको घटाइएगा तो 8.75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जूल में आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बोलता है द पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन को जगह है हमारे पास तो बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? बोलता है द पावर ऑफ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। पावर दिया हुआ है, क्लियर है या नहीं है? पी दिया हुआ है कितना, 2 किलोवाट। तो किलो को बदल दीजिए वॉट में, तो 2 इंटू किलो मतलब कितना होता है, 1000 वॉट हो गया। क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जी दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ जी, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है? अमाउंट ऑफ वाटर कैन राइज 1 मिनट। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड, टाइम कैसा ही मतलब सेकंड होता है, सेकंड में बदल दीजिए। तो बोलता है टू हाइट, हाइट कितना लेके जाना है बेटा, 10 मीटर तक लेके जाना है। इज, हिंदी में समझिए, एक जल पंप की शक्ति दिया हुआ है। क्लियर है या नहीं है? जी का मान दिया हुआ है, या प्रति मिनट 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना पानी उठा पाएगा, कितना हाइट तक, 10 मीटर। मान लेते हैं 10 मीटर में कोई टंकी लगा हुआ है और मोटर की शक्ति इतनी दिया हुआ है। अब बोला 1 मिनट में प्रति मिनट कितना पानी वो उठा पाएगा, कितना लीटर पानी उठा पाएगा। तो देखिए बेटा, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, शक्ति पावर का फॉर्मूला, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। हिंदी में कार्य करने की दर को, कार्य को W से सूचित करते हैं, और दर को किससे सूचित करेंगे, T से। दर, कार्य करने की दर मतलब कितना समय में कितना कार्य कर पाएंगे, यही तो शक्ति है। अच्छा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर, वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बल गुना विस्थापन को कहते हैं कार्य, और नीचे में कितना है, समय। बल, बल, बल को F बराबर ma लिख सकते हैं, लेकिन ऊंचाई उठा रहे हैं तो A नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, G, mg, और इधर S है, S, और ऊंचाई उठा रहे हैं तो दूरी S होगा या ऊंचाई H होगा, H होगा, नीचे में T। अब क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना, कितना पानी फेंक सकता है, तो द्रव्यमान m बराबर क्या हो जाएगा, m निकालना है, m निकालना है। तो ये T भागा में है, P की तरफ आएगा गुना में हो जाएगा, PT हो जाएगा। और बेटा ये दोनों GH क्या था, m के साथ गुना में था, P की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, m तो निकालना था, GH हो जाएगा। क्लियर है? अगर P का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 2 गुना 1000। क्लियर है? T का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 60। चलिए नीचे कितना है बेटा, G का मान 10 लेना है। H का मान कितना दिया क्वेश्चन में, H का मान देखिए, H का मान क्वेश्चन, H का मान फिर 10 दिया हो। क्लियर है? 1 0 2 0, 1 0 2 0 निकल गया, 6 दूनी 12, और क्या गो 0, 2 गो 0। तो ये इतना पानी को किस में नापेंगे, लीटर में। तो ये केजी मत लिख देना द्रव्यमान का मात्रक, ये लीटर में होगा। क्लियर है? 1200 लीटर कौन सा हो जाएगा, 1200 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अलोंग। देखिए बेटा, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। क्लियर है? हिंदी में समझिए, कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश होती है। अभी जो हम पार्ट अपलोड किए हैं, पुराना पार्ट सब जो अपलोड किए, उस पार्ट में ये वाला आंसर बता चुके थे हम, दोबारा इसको नहीं समझाएंगे। इसका ऑप्शन कौन था बेटा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। पुराना, जिस बच्चे को समझना अच्छे से, पुराना पार्ट देख लीजिएगा। क्लियर है? इससे पहले 4 पार्ट अपलोड हो चुका है। क्लियर है? वो देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं बेटा पुराना पार्ट में, एक बार फिर हम कोशिश करते हैं, पढ़ के सुना दें। बोलता है व्हेन द टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज 0, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। हिंदी में, जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है तो इसमें क्या नियत रहेगा। देखिए बेटा, बल आघूर्ण शून्य हो गया, बल आघूर्ण शून्य हो गया तो क्या नियत रहेगा। देखिए बेटा, संवेग नाम का एक चीज होता है जो ना कभी बदलता है, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, कुछ हो जाए, संवेग जितना था उतना ही रहेगा, संवेग बदलने वाला नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बोलता है एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल सिस्टम। ये क्वेश्चन तो 25 बार करवा चुके हैं रे। क्या बोलता है, हिंदी में, घूर्णी गति में जड़त्व के द्रव्यमान के सदृश है। कौन है द्रव्यमान के बराबर। देखिए बेटा, ये कोई द्रव्यमान है, इसको जब हम घुमाने लगे तो अब ये द्रव्यमान नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण, इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन सा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बोलता है द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 days if the moon mass were twofold its present value and all the other things remain unchanged। कोई चीज बदलता नहीं है। क्लियर है? द पीरियड ऑफ मून रोटेशन वुड बी नियरली कितना हो जाएगा। देखिए थोड़ा हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। बोलता पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूर्णन काल 29 दिनों के निकट है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा जो चक्कर लगाता है वो कितने दिनों के निकट है, 29 दिनों के निकट है। बोलता है यदि चंद्रमा का द्रव्यमान इसके वर्तमान द्रव्यमान से दुगना हो जाए, जितना चंद्रमा का द्रव्यमान था अब मून का जितना मास था उसका डबल हो गया। क्लियर है? तो से और बाकी सारे चीजें कांस्टेंट रहे, कोई बदला नहीं,
तो चंद्रमा के घूर्णन काल लगभग क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, द्रव्यमान से चंद्रमा का कोई लेना देना नहीं है घूर्णन काल का। कल समझ में आया? तो यदि वो मान के चलिए चंद्रमा का द्रव्यमान मान के चलिए कुछ है 5000 कुंटल है, ठीक है, और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा रहा है समय 29 दिन। अब उसका 10,000 उसका डबल हो गया मान के चलिए द्रव्यमान, तो दिन भी उतना ही लगेगा, दिन में कोई बदलाव नहीं होगी। कौन सा दिन हो जाएगा? 29 दिन। यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? बोलता है टू स्फीयर ऑफ मासेस m एंड बड़ी m situated in air and the gravitational force between them is F। क्लियर है? द स्पेस अराउंड द मासेस नाउ फिल्ड विद द लिक्विड, उसके बीच में लिक्विड भर दिए हैं ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। नाउ बोलता है m और छोटी m बड़ी m द्रव्यमान की दो गोली, एक गोला ये है, ये गोला छोटा गोला m है, बड़ा गोला जो है वो बड़ी m है। इन दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला F बराबर होता है छोटी बड़ी वाली g छोटा वाला m बड़ा वाला m बटे r स्क्वायर। r क्या है? दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी। 5 मिनट वेट कर लीजिए, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ठीक है? 5 मिनट अंदर वेट कर लीजिए, ठीक है? चलिए तो क्या कहते हैं, हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल F है, F दिखा दिए। आसपास द्रव्यमानों के आसपास अवकाश में अविशिष्ट गुरुत्व वाले एक द्रव से भर दिया जाता है, तो गुरुत्व बल कितना होगा? मतलब इन दोनों के बीच में कुछ भर दिए। अब बोलता है बल कितना होगा? अरे भैया, इस फॉर्मूला में दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, क्लियर है, इसमें कहीं माध्यम का जिक्र है कि कौन सा? इस फॉर्मूला में कहीं कोई ऐसा माध्यम है? जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m द्रव्यमान छोटी वस्तु का, इसका बड़ी m इसका द्रव्यमान, दोनों के बीच की दूरी r है। कहीं माध्यम का जिक्र है? माध्यम का जिक्र नहीं है, तो कोई बदलाव नहीं होगा। पहले बल यदि F था तो बाद में भी कितना रहेगा? F ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलता है इफ m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हिंदी में समझिए, m पृथ्वी का मास है और r जो है इस पृथ्वी की त्रिज्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण एवं गुरुत्वाकर्षण नियतांक में क्या अनुपात होगा? देखिए बेटा, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा। हाँ, गुरुत्वीय त्वरण g का मान हो जाएगा, क्या होता है? बड़ी g पृथ्वी की मास me बटे पृथ्वी का त्रिज्या re का स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला। अब गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला लिख दिया। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक को जी से सूचित करते हैं, जी से। इन दोनों का अनुपात बोला, निकाल दीजिए अनुपात, तो कट जाएगा, बचेगा यही वाला रे, यही वाला बचेगा, एमी बटे आर का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन? 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बोलता है द शेयर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज, शेयर मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा? अप्रूव गुणांक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बेटा, याद रखिएगा, से क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृढ़ता गुणांक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? दृढ़ता गुणांक। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन, किसी तार को त्रोटन प्रतिबल यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है? देखिए बेटा समझिए, कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, कोई भी मटेरियल क्यों नहीं हो, क्लियर है या नहीं है, ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंड करेगा? जानते हैं? उस मटेरियल, वो मटेरियल कैसा है, तार का पदार्थ कैसा है, क्लियर है या नहीं है? 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता अ मैन इज सीटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड। एक आदमी क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, नाव में बैठा हुआ है, और वो क्या कर रहा है? नाव तालाब में तैर रहा है, कोई पोखरा में तैर रहा है। इफ द मैन ड्रिंक्स सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, पानी का कुछ पानी वो आदमी पी लिया। बोलता द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, पानी का लेवल क्या हो जाएगा उस तालाब में? क्लियर है या नहीं है? चलिए तो उसको समझते। देखो बेटा, नाव चल रही है, नाव में हम बैठे हुए हैं, मान लेते हैं पोखरा में तैर रहा था, वो पानी तो हम पी लिए। अरे पिए पानी तो मेरे शरीर में गया, उसके वजह से प्रेशर पड़ा नाव में, क्लियर है या नहीं है? नाव भी थोड़ा दब गया, तो उसका बोलता लेवल में कोई फर्क पड़ेगा? इतना कितना पानी पी सकता है वो? ऐसे तो लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी भी लिया तो क्या हो जाएगा? जितना लेवल तक घुसा हुआ था नाव उतने तक रहेगा। क्लियर है? तो मतलब कोई बदलाव नहीं होगा बेटा, रिमेन अनचेंज। 3 नंबर क्लियर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है आफ्टर टर्मिनल वोल्टेज इज रीच्ड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इज। हिंदी में सीमांत वेग हासिल करने के पश्चात शयान द्रव में गिर रही वस्तु का त्वरण क्या होगा? शयान द्रव को आप ऐसा समझिए, कीचड़ समझिए, कीचड़ में एक बार कोई आदमी गिर जाता है, मान के चलिए कीचड़ में अगर कोई आदमी गिर गया ना, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और वो आराम आराम से गिरता है। उस समय जो वेलोसिटी होती है उसको सीमांत वेग कहते हैं।
टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, इंग्लिश में टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्लियर है? तो बोला जाता है कि क्या कहते हैं उसका त्वरण क्या होगा। तो बेटा वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी में बदलाव हो रही है, नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो बेटा कीचड़ में अगर गिरने के बाद जब सीमांक वेग हासिल कर लिए तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया, त्वरण कितनी हो जाएगी, त्वरण कुछ होगा ही नहीं, त्वरण 0 होगा। क्लियर है या नहीं? ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, एक बार हम पढ़ के सुना देते हैं। बोलता द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट का लॉस इस रेट में हो रहा है, ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, इतना दिया हुआ है, ऑफ द बॉडी सराउंडिंग। दिस स्टेटमेंट कौन बोला ये स्टेटमेंट? तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसको क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यह कथन किसने कहा है बेटा? न्यूटन की ये कथन क्या है? न्यूटन का शीतलन नियम है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन इस क्वेश्चन में विन्स का विस्थापन, क्लियर है, विन्स का विस्थापन, इंग्लिश में विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके बीच का रिलेशन को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बेटा वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ये वाला दिखाता है, ये वाला, इसको याद रखना पड़ेगा। अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के संगत तरंगदैर्घ्य को दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है बेटा, आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? बता विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर द पीवी डायग्राम। क्लियर है? देखिए एक बार और इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। बोलता निम्न में कौन सा प्रक्रम में पीवी ग्राफ के लिए सही है? देखिए ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ये दिया है, ग्राफ को थोड़ा समझिए, मजा आ जाएगा आपको, कोई भी बच्चा इसको आराम से समझ सकता है। चलिए इस ग्राफ को समझिए। पी माने होता है प्रेशर, प्रेशर माने दाब, क्लियर है या नहीं है, हाँ या ना, और भी माने होता है आयतन। तो पीवी का ग्राफ दिया हुआ है। देखिए बेटा अगर मैं इधर जा रहा हूं तो भी का मान बढ़ रहा है, अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो पी का मान बढ़ रहा है। तो देखिए ग्राफ कैसा है, ग्राफ ऐसा है, ऐसा इधर जा रहा है, इधर, ये इधर क्या बढ़ेगा, इधर जाएगा तो ये इधर भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। क्या दाब बढ़ेगा इधर जाने से? नहीं, दाब तो ऊपर जाने से बढ़ेगा ना, हाँ या ना। तो दाब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इस जगह पे दाब देखिए, इधर हम जा रहे हैं तो भी का मान बदल रहा है, लेकिन दाब का मान बदल रहा है, दाब तो फिक्स है, फिक्स है। फिक्स दाब को क्या बोलेंगे? समान दाब रहा, तो समान दाब को क्या बोलेंगे? समदाबीय प्रक्रम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। 3 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। बोलता है मायर्स फॉर्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन, मायर्स एक मिनट बस, हो गया, लास्ट है। मायर्स फॉर्मूला ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी ऑफ द गैस इज गिवन। क्लियर है? हिंदी में किसी गैस की दो मुख्य विशिष्ट उष्माओं सीपी तथा सीवी के मध्य संबंध के लिए मेयर सूत्र दिया गया। देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, मेयर सूत्र होता है बेटा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। बोलता है बायल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एन। देखिए आपको इसको याद रखना पड़ेगा बच्चा, बायल्स लॉ किस नियम का प्रक्रम का पालन करता है? तो ये करता है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम को फॉलो करता है। चलिए 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी। क्लियर है या नहीं है? एंड बोथ ऑफ देम फिल्ड विद द सेम गैस, दोनों सेम गैस से भरा हुआ है। इफ द गैस ए इज ट्वाइस the temperature and twice the pressure in comparison of the gas B, then the ratio of the gas molecules A to B, A to that of B। हिंदी में समझिए, एक बर्तन A का आयतन दूसरे B के दुगुना है, B से उसका दुगुना है A का, तथा दोनों में से एक ही गैस भरा हुआ है। क्लियर है? यदि एक की गैस बर्तन बी के गैस की तुलना में दोगुना, सब दोगुना कर दिया है, तो बोलता है इसका अनुपात बताइए, गैसों के अणुओं के में क्या अनुपात होगा? तो सब दोगुना कर दिए तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? 2 नंबर। क्लियर है या नहीं है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? लास्ट का 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ, फटाफट देख लीजिए बेटा, समझ में आ जाएगा आपको। बोलता है अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है विद एन एम्पलीट्यूड ए, एम्पलीट्यूड ए के साथ कर रहा है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम ए है, आयाम कितना ए है, एक आवर्त काल में कण द्वारा तय की गई दूरी। समझिए इसको, समझिए, मान लेते हैं कोई कण है ऐसे, वो गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, मान के चलिए यहां से यहां तक गया। क्लियर है? मैक्सिमम ये यहां से लटका हुआ है, मैक्सिमम इसको धक्का मारे तो यहां तक गया, तो मैक्सिमम जितना दूर तक गया वही इसका आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है, वो ए है। अब वो वहां तक जाने के बाद फिर रिटर्न आएगा, तो फिर आयाम कितना आ जाएगा? रिटर्न आ जाएगा तो आयाम ए, फिर पीछे गया तो उतना दूरी तक पीछे गया, फिर आयाम ए, फिर वापिस आ गया यहां तक, फिर आयाम कितना हो गया? ए। तो बेटा यहां से जहां से शुरू किया था, यहां से चलना शुरू किया था, यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। अब इसमें जो समय लगा, मतलब एक बार यहां गया,
फिर आया यहाँ, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। इस पूरे चक्कर में एक उसको कहते हैं बेटा वन टाइम पीरियड, माने एक आवर्तकाल, एक आवर्तकाल कहेंगे। इसमें कितना हो गया, आयाम कितना हो जाएगा, एक जोड़ एक, दू ए और दू ए कितना हो जाएगा, 4 ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का समीकरण है बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, dx²/dt² इक्वल टू -ω² x हो जाएगा। क्लियर है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट का 2 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं बेटा। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना हो जाएगा। क्लियर है, एक कण का आयाम ए है, कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। सरल गति में कण के अधिकतम त्वरण मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ω² x हो जाएगा। क्लियर है, उसके बाद अधिकतम वेग v मैक्स का फॉर्मूला, अधिकतम वेग का फॉर्मूला हो जाएगा ω x। इन दोनों का अनुपात मांगा है, x कट जाएगा, ओमेगा कट जाएगा, बचा कितना ओमेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज। बोलता है जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगा। देखो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है, आवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए बेटा। अ प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू इतना। इसका इक्वेशन क्या होता है जानते हैं, कायदे से इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये होता है रिलेशन। क्लियर है, तो अब इसमें क्या मांगा है, मैक्सिमम वेलोसिटी मांगा है, हिंदी में बोला जाए तो अधिकतम त्वरण मांगा है। क्लियर है, इसका अधिकतम त्वरण मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ओमेगा इंटू एम्पलीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है, ओमेगा कितना है क्वेश्चन में, ओमेगा क्वेश्चन में दिया, ओमेगा के सामने क्या दिया 100 पाई, लिख दीजिए। क्लियर है, ए कितना दिया क्वेश्चन में, एम्पलीट्यूड कितना, ए के सामने कितना है 5, ये 5 है, ये कितना है 5 है, इंटू 5 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 500 पाई हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 4 नंबर करेक्ट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा। देखिए ये प्रीवियस ईयर का सीरीज है, इससे पहले मॉडल सेट करवाए थे 11th के एग्जाम में बेटा। मैं जितना आपको करवाया हूं, आपका 1 दिन से 2 दिन एग्जाम बचा हुआ है बेटा, प्लीज सारा सेट को देख के जाइएगा। 50 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 10 नंबर प्रैक्टिकल है, बार बार बोल रहे हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। जितना मैं करा रहा हूं उतना वीडियो आप देख के जाइएगा। ऑलमोस्ट 30 प्लस क्वेश्चन आपके यहां से लड़ेंगे। क्लियर है या नहीं है, तो सारा वीडियो देख लीजिएगा। 1-2 वीडियो और अपलोड होगा, तो बने रहिएगा। क्लियर है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो द यूनिवर्स फिजिक्स क्लास के चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। फिजिक्स से जुड़ी हुई और अधिक अच्छी जानकारी आप तक आराम से पहुंचेगा। क्लियर है, और एग्जाम के टाइम में टेंशन लेने का नहीं है, जितना मैं करा रहा हूं विश्वास से उतना करके जाइए। थैंक यू।